हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। स्टार्ट करेंगे 10 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। लाइक ज़रूर करिएगा अपनी तरफ से, आप इतना कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस सबसे पहले सवालों के साथ। पहला सवाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्पॉन्ज फार्मिंग। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था स्पॉन्ज फार्मिंग। आपको इसका प्राइमरी पर्पस बताना है। ऑप्शंस आर ऑर्नामेंटल डिस्प्ले, सेकंड है फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस, तीसरा है सॉइल इंप्रूवमेंट एंड चौथा है बायोफ्यूल प्रोडक्शन। तो स्पॉन्ज फार्मिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? आंसर इसका है बी फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक एप्लीकेशन। स्पॉन्ज फार्मिंग एक नया इनोवेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है विच रिवॉल्व्स अराउंड द कंट्रोल्ड कल्टीवेशन ऑफ मरीन स्पॉन्जेस। याद रखिएगा इसमें क्या किया जाता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द कंट्रोल्ड कल्टीवेशन ऑफ मरीन स्पॉन्जेस। ट्रेडिशनल फार्मिंग से थोड़ा हटकर है ये। स्पॉन्ज फार्मिंग डजंट इन्वॉल्व टेरेस्ट्रियल क्रॉप्स और लाइव स्टॉक, इंस्टेड इट फोकसेस ऑन हार्नेसिंग द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ मरीन स्पॉन्जेस दैट इज ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द फाइलम पोरीफेरा, है ना। तो ये मैरीन स्पॉन्जेस पे बेस्ड है, एक क्रॉप फार्मिंग या लाइव स्टॉक फार्मिंग पे नहीं है। मरीन स्पॉन्जेस पे बेस्ड है विच इज़ फ्रॉम द फाइलम पोरीफेरा, ठीक है ना। तो इसका जो प्राइमरी पर्पस है, इट इज़ बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो सवाल है, आपको जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, उसी से है ये। पहला है एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ एटलीस्ट वन जीआई टैग्ड प्रोडक्ट। दूसरा कह रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तीसरा कह रहा है तमिलनाडु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स। तो आप बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आसान सवाल है, कल का अगर आपने एनालिसिस सुना होगा तो। इसका आंसर है 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एक गलत है। कौन कौन से 2 सही? कि एवरी स्टेट इन इंडिया हैज एटलीस्ट वन जीआई टैग्ड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। कम से कम एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हर स्टेट का है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे ज़्यादा, तो ये गलत है। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, हैंडीक्राफ्ट्स का सबसे ज़्यादा है। एंड तमिलनाडु में मैक्सिमम जीआई टैग प्रोडक्ट है, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि यस तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। जीआई टैग वैलिड रहता है 10 सालों के लिए, ये भी आप याद रख सकते हैं। 5 मेजर कैटेगरीज हैं, एग्रीकल्चर, फूड स्टफ, हैंडीक्राफ्ट, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये 5 कैटेगरीज में आते हैं ये। एंड सबसे अधिक हैंडीक्राफ्ट्स के पास है, टोटल 504 मतलब जीआई टैग्स हैं जो दिए गए हैं सिंस 2004। पहला जो प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग टी था, याद रखिएगा दार्जिलिंग टी था वो पहला प्रोडक्ट था, ठीक है। तीसरे सवाल पे आते हैं। स्टेटमेंट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिमिशन लॉज इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर्स टू द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली टू रिमिट अ सेंटेंस पास्ड बाय द कोर्ट्स। दूसरा स्टेटमेंट है प्रेजेंस इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट अंडर 7 शेड्यूल। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। इसका करेक्ट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। कई लोग ने पहला सही कर दिया होगा, पहला देखो गलत है क्योंकि इसमें लिखा है 72 161 रेस्पेक्टिवली फॉर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, उल्टा लिख दिया है। 72 इज फॉर द प्रेसिडेंट एंड 161 इज फॉर द गवर्नर, है ना। तो यहाँ पे ये उल्टा लिखा था, अदरवाइज स्टेटमेंट सही था लेकिन बस वो आर्टिकल्स उल्टे लिख दिए थे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस, कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। पहली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज की वो आप देख पा रहे होंगे, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सिटीज फार फ्रॉम क्लीन एयर टारगेट्स, ठीक है ना। तो जो क्लीन एयर टारगेट्स थे एज पर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उससे अभी जो सिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैं इंडिया की, वो दूर हैं, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है, यही इस न्यूज़ आइटम का है। जो आपने क्या होता है कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ टारगेट्स दिए गए हैं कि भैया 2024 तक हमको ये कर लेना है, 2026 तक हमको ये कर लेना है। तो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर नॉट इन लाइन, नॉट इन सिंक विद द टारगेट सेट अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2019 में इसको लॉन्च किया था, याद रखिएगा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को। इट इज़ द फर्स्ट एवर एफर्ट इन अ कंट्री टू फ्रेम अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। किसी भी कंट्री में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट्स बनाने के लिए ये एक अलग से स्कीम बनाई गई थी। इट वाज द फर्स्ट एवर एफर्ट इन द कंट्री, भारत में पहली एफर्ट थी ये। एंड इट सीक्स टू कट द कंसंट्रेशन
ऑफ PM10 एंड PM2.5 है ना, PM10 PM2.5 का कंसंट्रेशन कम करना है बाय एटलीस्ट 20% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। जब 19 में ये आया था तो अगले 5 साल यानी 2024 तक का टारगेट लिया गया था, एंड बेस ईयर बनाया गया था 2017 को। द टारगेट्स वर फॉर फ्रॉम द बेस ईयर 2017, 20% रिडक्शन करना था बाय 5 ईयर्स, है ना, 2024 तक कह सकते हैं आप। इसमें NAAQs यानी कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ 12 पॉल्यूटेंट्स हैं जो सेलेक्ट किए गए थे। मैं आपको बता देता हूँ, उसको नोटिफाई किया गया था CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। एंड ये NAAQs कौन कौन से हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर कौन कौन से हैं लिख लीजिएगा। PM10 PM2.5, SO2 यानी कि सल्फर ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 अमोनिया, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक एंड निकल। ये 4 नए आ जाते हैं, है ना, कौन कौन से, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल। अदरवाइज बाकी जो 8 पॉल्यूटेंट हैं वो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के भी पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना। और अगर इन्हें ये 4 यानी कि बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल आप और जोड़ देंगे तो ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है ना। अब इनके टारगेट्स क्या थे, जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 तक 20 से 30% का रिडक्शन करना था PM10 PM2.5 में 2017 के कंपैरिजन में। 2022 में हालांकि सेंटर ने गोल पोस्ट बढ़ा दिया और टारगेट 40% रिडक्शन का कर दिया बाय 2026। तो अब 40% रिडक्शन करना है बाय 2026। वो चीज़ यहाँ पे लिखी भी होगी, यहाँ पे देखो लिखा है, द स्टेटेड गोल ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज टू रिड्यूस एवरेज पर्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन 40% बाय 2026 कंपेयर टू 2017, ठीक है ना। तो इन 131 सिटीज़, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टारगेट लिखा भी गया है। हालांकि जब प्रोग्राम आया था तो देखो 20 से 40% तक करना था बाय 2024, देखो यहाँ पे लिखा भी है ना। तो मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई आपको नई चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे आप मूव कर सकते हैं मेरे साथ, फ्रंट पेज की ही एक और न्यूज़ है। यहाँ पे तीसरे पेज पे एक आती है कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में। बस अभी तो देखो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है बेसिकली बहुत सारे उसमें फंसती जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि देयर आर इरेगुलरिटीज़, एलिज्ड इरेगुलरिटीज़ इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट। कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको वैसे बाकी के फैक्ट्स बता दूं कि इट इज़ अ मल्टीपर्पस इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑन द रिवर गोदावरी इन कालेश्वरम। कालेश्वरम इज इन तेलंगाना में है ये। तो ये कुल मिलाकर के गोदावरी रिवर पे कालेश्वरम जो कि तेलंगाना में है, वहाँ के लिए एक लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है मल्टीपर्पज़, एंड करंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है ये, है ना। करंटली ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना। एंड दिस इज द फैक्ट विच यू कैन रिमेंबर, दीज आर द थिंग्स विच यू कैन नो अबाउट दिस, ठीक है। यक्षगान के बारे में भी न्यूज़ आई थी। देखो बाकी न्यूज़ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यक्षगान आपको जानना जरूरी है कि क्या है यक्षगान। यक्षगान इज बेसिकली ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म, ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म है ये, विच इज़ पॉपुलर इन द कोस्टल कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट। तो कर्नाटका में बहुत ज़्यादा फेमस है, उडुपी वाली जगह हो गई आपकी, और ये उत्तर कन्नड़ा हो गया, यहाँ बहुत फेमस है ना यक्षगान। ट्रेडिशनल फोक डांस है कर्नाटका का, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो आप ये याद रख सकते हैं, यक्षगान का जो मतलब होता है लिटरल वो होता है सेलेस्टियल म्यूजिक, ठीक है ना। तो बिकॉज इट अनफोल्ड्स अ सेलेस्टियल वर्ड बिफोर द ऑडियंसेस, है ना, तो इस कारण से इसका नाम यक्षगान पड़ा हुआ है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें डांस भी होता है, म्यूजिक भी होता है, एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होती हैं। ये सारे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यक्षगान के। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, प्रिविलेज पैनल टू सीक रिस्पांस फ्रॉम 11 सस्पेंडेड एमपीज। प्रिविलेज कमेटी आप सबको पता है कि लोकसभा में भी होती है, राज्यसभा में भी होती है, और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो मतलब कि जो प्रिविलेजेस मिले हैं एमपीज को, अगर वो उनका ब्रीच करते हैं तो कोई भी मेंबर जो है वो प्रिविलेज कमेटी के सामने उसको पेश करता है। फिर प्रिविलेज कमेटी के पास जब वो भेजता है स्पीकर, तो प्रिविलेज कमेटी उसको चेक करती है कि कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है कि नहीं।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रिविलेज कमेटी के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें 15 मेंबर होते हैं जब लोकसभा में प्रिविलेज कमेटी बनती है। राज्यसभा में जब प्रिविलेज कमेटी रहती है तो 10 मेंबर रहते हैं। एंड वो मेंबर्स नॉमिनेट कौन करता है? स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। और राज्यसभा के केस में जो डिप्टी चेयरपर्सन है वो इस कमेटी को हेड करता है। प्रिविलेज कमेटी को हेड राज्यसभा में कौन करता है? जो डिप्टी चेयरमैन होता है वही इसको हेड करता है, ठीक है ना। फंक्शंस पावर्स की बात करें तो दे एग्जामाइन एवरी क्वेश्चन इन्वॉल्व इन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड कोई भी स्पीकर या चेयरमैन रेफर कर सकता है मैटर टू द प्रिविलेज कमेटी फॉर लुकिंग इनटू द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज थिंग एंड ऑल, है ना। एंड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के केस में फिर रिपोर्ट जो है वो स्पीकर के सामने प्रेजेंट करते हैं, फिर स्पीकर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैम एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड वेरी इजीली, आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं आगे। कुड सिसल लीव्स मेक सैनिटरी नैपकिन्स मोर सस्टेनेबल इन इंडिया। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है ये है सिसल लीव्स के बारे में। एंशिएंट जो एज़टेक एंड मायन सिविलाइजेशन थे, दे वर द फर्स्ट हु बिगिन मेकिंग पेपर आउट ऑफ द सिसल लीव्स। सिसल जो प्लांट होता है उसकी लीव्स का यूज़ करके पेपर बनाने वाली जो पहली सिविलाइजेशन थी वो एज़टेक और मायन सिविलाइजेशन। ये आपकी मायन सिविलाइजेशन के बारे में तो आपको पता होगा, ये आपका आई थिंक जो अमेरिका वाला पोर्शन है, सेंट्रल अमेरिका इधर उधर, वहाँ पे कहीं पे ये बिलोंग करती है। एंड ये जो सिसल प्लांट है इसकी स्टिफ ग्रीन सॉर्ड लाइक लीव्स होती हैं। स्टिफ बहुत मजबूत सी लगती है, स्टिफ और ग्रीन रहती है, सॉर्ड लाइक लीव्स रहती हैं। दे हैव बीन यूज्ड टू मेक ट्वाइन, क्लॉथ, कारपेट्स एक्सेट्रा, है ना। एंड द प्लांट इटसेल्फ इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मेज़काल विच इज़ अ डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है ना। तो मेज़काल एक डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज भी बनाया जाता है इससे। बाकी ट्वाइन, क्लॉथ, कारपेट ये भी बना सकते हैं। अब इसका जो यूज़ है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के फील्ड में किया जाने का सोचा जा रहा है। एंड इट कैन एक्ट एज अ हाईली एब्जॉर्बेंट एंड रिटेंटिव मटेरियल, इजीलिए इसका यूज़ किया जाएगा फॉर द मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड ऑल, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटीज़ की बहुत ज़्यादा है। और जो ट्रेडिशनली अभी जो बन रहे हैं उन कारण से जो प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर करने में, इन्वायरमेंटली और ज़्यादा सस्टेनेबल अगर आपको करना है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्शन को, तो उस कारण से सिसल को बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि अभी जो प्रॉब्लम है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाने में वो ये है कि उनका रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आप जो यूज़ करेंगे, अगर इस तरीके से सिसल का यूज़ कर सकते हैं तो दैट कैन कम इन हैंडी एंड इससे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाएगी, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे इसके अलावा मेंस्ट्रुअल सैनिटेशन इज एडिंग टू द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द इन्वायरमेंट एंड इट्स टर्निंग इनटू अ इन्वायरमेंटल हैजर्ड। दूसरा एक और इशू ये भी है कि जो मेंस्ट्रुअल सैनिटेशन वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंज्यूम मतलब इन्वायरमेंट में फैलाता है, इस कारण से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ है कि सिंगल यूज़ जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं इनमें डायोक्सिन होता है। द सिंगल यूज सैनिटरी नैपकिन्स कंटेन डायोक्सिन which is a persistent environmental pollutant as well as a carcinogen and carcinogenic होने के कारण वो रिस्क ऑफ कैंसर भी उसमें रहता है। तो डायोक्सिन के कारण रिस्क ऑफ कैंसर, कार्सिनोजन, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है। तो वो क्या होता है कि पहले आप सिसल लीव्स को एक मशीन में डालते हो। ये मशीन जो होती है इसको डीकॉर्टिकेटर बोलते हैं। ये मशीन सेपरेट कर देती है फाइबर को आपके सिसल लीव्स के। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, डी लिग्निफिकेशन करते हो, है ना। इसमें एक पॉलीमर यूज होता है लिग्निन, है ना, विच इज़ फाउंड इन प्लांट सेल वॉल्स दैट रिपेल्स वाटर, है ना। तो उसको डिजोल्व करके व्हाट रिमेन्स इज हाईली एब्जॉर्बेंट सेलुलोज फाइबर। तो जब इसको डिजोल्व कर देते हैं तो आप बहुत हाईली एब्जॉर्बेंट सेलुलोज फाइबर आपको मिल जाता है। ट्रेडिशनली जो डीलिग्निफिकेशन की प्रोसेस है जिसमें वुड को आप एब्जॉर्बेंट पल्प में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसमें आप केमिकल्स का यूज़ करते थे, जिसमें वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड का यूज़ करते हो। तो उसको क्राफ्ट प्रोसेस बोलते हैं, ये भी आप लिख लेना। डीलिग्निफिकेशन की प्रोसेस जिसमें आप मतलब उसको कन्वर्ट करते हो वुड पल्प में, इसके लिए आप पहले क्या करते हो, उसको क्राफ्ट प्रोसेस जिसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड डालते हो, ठीक है ना। अब जो बेसिकली ज़्यादा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाने के लिए डीलिग्निफिकेशन
आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें टर्माइट्स का और वुड रॉट फंगाई का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तो सिसल लीव्स में जब फंगाई और आपका वुड रॉट फंगाई और टर्माइट्स का यूज़ करेंगे तो डीलिग्निफिकेशन की प्रोसेस जो पहले क्राफ्ट प्रोसेस के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू होती थी, तो वो नहीं करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। प्राइवेट मून मिशन फेसिंग अ डेथ डाइव आफ्टर मिसहैप। तो कल मैंने आपको याद है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के वल्कन सेंटोर के बारे में बताया था। वल्कन सेंटोर रॉकेट जो कि सॉफ्ट लैंडिंग ट्राई करने वाला था, आपका जो जोन ऑफ स्टिकीनेस है मून की, वहाँ पर ट्राई करने वाला था, और उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो अब सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। दिस इज द थिंग दैट वी हैव गॉट एज ऑफ नाउ। तो क्रैश लैंडिंग ही की जाएगी। अब वो भी सक्सेसफुल होती कि नहीं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। इसमें पेरेग्रीन नाम का लैंडर भी था, मॉड्यूल। अब देखते हैं क्या होता है ना। एडिटोरियल आज आप मत पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी आपको खास ऐसा नहीं मिलेगा कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और वो चीज़ हो, तो इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे एडिटोरियल्स आज के। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आते हैं। 50 ईयर्स हो चुके हैं। 1973 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें इंडिया के टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते थे। आज अगर हम बात करें तो 50 यानी 54 से ज़्यादा 54 उससे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स आपको भारत में मिलेंगे। एंड the tiger reserves are very important. Tiger reserve became a statutory category in 2006. 2006 में इसको statutory category में ला दिया गया, and today they are one of the most important regions of tiger conservation. But इनसे कुछ प्रॉब्लम भी आई है। इस पूरे आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो एक मुद्दा निकल के आया ना, वो आया है टाइगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ठीक है ना। सिंपल सी बात ये है, टाइगर और ह्यूमन जो कॉन्फ्लिक्ट है, टाइगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, वो बहुत बड़ी थीम है इस आर्टिकल की। ओवरऑल लिखा गया है पूरा आर्टिकल इसी थीम पे कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनसे डिस्कशन नहीं किया गया टाइगर रिजर्व्स बनाने से पहले, और जो एनटीसी यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसने अपनी मर्जी से एरियाज़ को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट CTH जिसको हम कहते हैं CTH में कन्वर्ट करते गए, है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है CTH, ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स, दे आर इंक्रीजिंग इन एरियाज। एंड इसी कारण से क्या हुआ कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, लोकल कम्युनिटीज़ थी, दे आर नाउ बाउंड टू लिव विद द टाइगर्स, एंड बहुत सारी चीज़ें जो है कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं बिटवीन द टू, है ना। एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट इन सिंक विद द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में ही आया था, तो एक तरफ आप बोल रहे हैं कि भैया आपको कम्युनिटीज़ से कंसल्ट करना पड़ेगा, दूसरी तरफ आप उनसे कंसल्ट कर नहीं रहे हैं व्हेन इट इज़ कमिंग इनटू द टाइगर हैबिटेट्स एंड व्हेन इट इज़ कमिंग फॉर द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। 2005 में टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी उस समय, और उसके बाद सितंबर 2006 में पार्लियामेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करते हुए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया। तो NTC अगर आपसे कोई पूछे किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट करके NTCA बनाया गया था, है ना। एंड इसका कारण ये था कि NTCA जो है वो मेक श्योर करेगी कि जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स हैं वो इनवायलेबल रहें, मतलब उनको कोई वायलेट ना करे। एंड द एक्ट ओनली मॉडिफाइड फॉरेस्ट डिवेलपर्स यूज ऑफ फॉरेस्ट मोस्टली ट्राइबल्स एंड प्लान टू रिलोकेट देम इफ रिक्वायर्ड। तो इस एक्ट में थोड़ा सा चेंज करते हुए कहा गया कि अगर आप चाहें तो रिलोकेट भी कर सकते हैं कम्युनिटीज़ को टाइगर कंजर्वेशन के लिए। हालांकि रिलोकेशन के समय उनको पैसा दिया जाएगा, ये सारी चीज़ होगी, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट हैपनिंग वेरी वेल। वो भी काम अच्छे से नहीं हुआ है। यहाँ पे यही चीज़ भी ऑथर ने बताई है कि जो रिलोकेशन है, मतलब आप उनको रिलोकेट कर रहे हो, वो भी उसमें भी आप प्रॉपर उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। एंड FRA के अंतर्गत, FRA भी 2006 में ही आया था, वहाँ पे ग्राम सभा को पावर दे दी गई कि डेमोक्रेटिकली डिटरमाइन करेंगे, डिमार्केट करेंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस का कहीं कभी हुआ नहीं यूज़ फॉर टाइगर एलोकेशन, टाइगर रिजर्व्स एलोकेशन एंड ऑल। तो वो सारा इशू भी यहाँ पे ऑथर ने उठाया है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई। वही ऑथर ने फिर टाइगर वर्सेस पीपल के बारे में लिखा है कि किस तरीके से, मतलब यहाँ पे देखो लिखा है, ओरिजिनली टाइगर रिजर्व वर टू बी क्रिएटेड इन ऑन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया।
The tiger conservation plan was similarly required to ensure the agricultural livelihood, development and other interest of the people living in the tiger river bearing forest और tiger reserve. पर उन लोगों के इंटरेस्ट के बारे में भी देखना था, बट वो सारी चीज़ें हुई नहीं है. एंड द प्रॉब्लम लाइज इन द फैक्ट दैट इंडियाज टाइगर रिजर्व्स हैव बीन नोटिफाइड विदाउट मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट हैजंट ऑब्टेन्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़. जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ उनसे कोई इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया गया है. एंड दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स. मोमेंटम स्पेंडिंग, अब इन्वेस्टिंग, अब ये टर्म मोमेंटम इन्वेस्टिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. मोमेंटम इन्वेस्टिंग सिंपल सी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो चीज़ यहाँ पे है, कितना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है. मान लो कोई शेयर एक्स है, उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. आपने उसको 10 दिन ट्रैक किया, 10 दिन तक वो बढ़ती जा रही है. तो मेयरली बिकॉज ऑफ दिस कि आप इसकी प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ती हुई देख रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे. आपको लगेगा कि भैया ये 10 दिन बढ़ा है तो 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन भी बढ़ेगा और मैं इसमें प्रॉफिट निकाल लूँगा. या फिर कोई शेयर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, 4 दिन तक घटता गया, तो आपको लगे कि भैया अभी अगर मैंने होल्ड किया तो उसको बेच दो क्योंकि अब ये और लॉस कराएगा और घटेगा. तो जब आप मोमेंटम में जाते हो, मतलब कि बढ़ते हुए मोमेंटम की तरफ या घटते हुए मोमेंटम की तरफ, उसके बेसिस पे जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तो वो कहलाती है मोमेंटम इन्वेस्टिंग. तो दैट इज अ थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड हियर. ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये वाले पार्ट्स में कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं थी. इंडिया सीक्स न्यू टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स मार्केट एमिड वीक डिमांड. अब जो हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़ा स्लगिश हो गए, स्पेशली यूरोप में एंड यूएस में. नाउ इंडिया इज़ लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इन कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना. एंड ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको देखने को मिल रही है. ठीक है ना. एंड यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो है वहाँ पे डिमांड जो है थोड़ा सा वीक हो गई है. एंड वेरियस रीजन्स आर देयर, क्योंकि वो लोग भी इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, वो लोग भी लोकल की तरफ जा रहे हैं. दे आर आल्सो गोइंग टुवर्ड्स देयर लोकल एंड ऑल. आपने अमेरिका में देखा होगा कि एक प्रोटेक्शनिज्म टाइप का रजीम आ रहा है. ओवरऑल ग्लोबल डिमांड स्लगिश हुई ही है बिकॉज ऑफ द वॉर्स, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच आर गोइंग ऑन. तो अब हम जो है FTAs के माध्यम से यूके और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है, UAE जैसी कंट्री, उनको टारगेट कर रहे हैं फॉर आर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड ऑल, है ना. I hope you got clarity regarding this as well. So that is it for the day. I hope you liked our video. Overall, keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.